कोविजिलेंटिज्म के नाम पर कठुआ में हुई मारपीट जो बस ड्राइवर था, उसके बाद हंगामा बढ़ता गया। कुछ राजनीति भी हुई, कुछ सिविल लोग भी उनके इंसाफ के लिए सामने आए। लेकिन अभी क्या स्टेटस है इस केस का, वही जानने के लिए आज हमारे साथ सिविल सोसाइटी के एक मेंबरान हैं और पेशे से वकील भी हैं, मैडम अप्पू सलाती जी हमारे साथ हैं। मैडम बताइएगा, आप एक रिप्रेजेंटेशन लेकर डीसी साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, अभी क्या स्टेटस है उनका और जो ये रिप्रेजेंटेशन है, आगे कहाँ पहुँची? देखिए अभिषेक जी, बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, आपने बहुत अच्छी बात इंट्रोड्यूस किया मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये इंटरव्यू ना तो टीआरपीस के लिए प्रेरित है और ना ही इसकी प्रेरणा कोई पॉलिटिक्स है। तो नाउ दैट यू आस्क्ड मी कि ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुंची, हमने 7th ऑफ जिसे कहते हैं जुलाई को हमने एक सबमिट करी थी रिप्रेजेंटेशन टू एसएसपी एंड टू द डिप्टी कमिश्नर। उस पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 जुलाई का ये इंसिडेंट है। 2 जुलाई को ये वीडियो जो है मुझ तक पहुंची। 4 जुलाई को एफआईआर रजिस्टर हुई एंड 7 जुलाई को हम रमेश कुमार जी से मिलने गए, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग। जब हम उनसे मिलने गए ऑन द 7 जुलाई तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए आपके साथ क्या हादसा हुआ। तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे डायरेक्टली मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एज अ लॉयर कि मैं जल्द से जल्द एक रिप्रेजेंटेशन लिखूं। हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी 8 जुलाई को, उसको सबमिट किया बिफोर द एसएसपी एज वेल एज द डिप्टी कमिश्नर। उस रिप्रेजेंटेशन में मेनली दो तीन चीजें थी। नंबर एक कि रमेश कुमार जी कहते हैं कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई 205/2024, उस एफआईआर में वो कहते हैं कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने बोली उनके बेसिस पे जो है और प्रॉपर स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं लिखी गई और उनके बेसिस पर एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई। तो हमने ये रिक्वेस्ट करा उस रिप्रेजेंटेशन में कि उनका या तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कराया जाए, नहीं तो जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान किया जाए। दूसरा हमने ये मुद्दा उठाया कि जब आप उनका बयान लेते हैं, व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, अगर एससी एसटी एक्ट बनता है तो आप उनके सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करिए। और लास्ट हमने बोला कि जो भी वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो को जल्द से जल्द जो है पुल डाउन किया जाए। ये हमने कहा माननीय एसएसपी से और माननीय डिप्टी कमिश्नर से। उस रिप्रेजेंटेशन में बकायदा रमेश कुमार जी के दस्तखत हैं, उनके फादर के थंब इम्प्रेशन, उनकी मदर का थंब इम्प्रेशन है। सो ये कहीं से भी ऐसा नहीं है दैट दिस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन पुश्ड। एक वकील के नाते मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी उसको निभा के मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिखी और अब आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर एडवाइजरी एक कमेटी होती है, इट्स कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। उनको भी जो है सेम रिप्रेजेंटेशन दी गई है, सो दे लुक इनटू द मैटर। तो फिलहाल आपको के क्या लिए लगता है तीन मैम, जो ये रिप्रेजेंटेशन। मैटर बना है एससी-एसटी में, इसको कह रहे हैं कि एससी-एसटी इसमें एक्ट लगना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अक्यूज़्ड हैं और जो उनके समर्थन हैं, वो भी कहीं न कहीं ये डरे हुए हैं कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट नहीं लगना चाहिए और ऐसा शायद हुआ भी नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है, क्या इसे राजनीति मंच देने का भी काम किया जा रहा है या ये मामला ऐसा ही बन रहा है? देखिए पहले हम इस इशू को देखेंगे, अगर हम इस केस का कंस्पेक्टस देखें, इस इशू को देखें। एक आदमी को वील कीप रमेश कुमार कास्ट साइड, हम उनकी जाति को साइड पे रखते हैं। आप एक आदमी को इतने बुरे तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उसको कहीं ना कहीं अबडक्ट करते हैं, उसको किडनैप करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, तो ये तो किसी भी सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि इसको एस सी एस टी एक्ट के लिए पुश किया जा रहा है, देखिए अल्टीमेटली मेरे या आपके कहने पे एस सी एस टी एक्ट लगेगा नहीं। ये एससी-एसटी एक्ट इनकॉर्पोरेट होना है या नहीं होना, दैट द पुलिस हैज टू डिसाइड। ये उनको डिसाइड करना है। एससी-एसटी एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा विल बी डिसाइडेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रमेश कुमार जी के स्टेटमेंट डिसाइड करेगा। इसी के साथ जो है कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो हमें पूरा संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा हिंदुस्तान के कानून को। दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। ये जो देश है ये कानून के दायरे में रह के ही चलता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन करेगा वो बिल्कुल धड़ल्ले से अपने अपने जैसे अपने एक्शंस लीड करेगा। तो इसीलिए एस सी एस टी एक्ट लगना या नहीं लगना दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगी। और दूसरा, रमेश कुमार जी का क्या स्टेटमेंट है, मगर रमेश कुमार जी ने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया है, इफ आई हर्ड ऑन योर चैनल ओनली, जहाँ पर वो कहते हैं कि उनके साथ जाति के इशू को लेके जिसे उनको प्रताड़ित किया गया, बट दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन दैट द पुलिस हैज टू सी। और कमिंग डाउन टू योर थर्ड पॉइंट कि क्या इसको राजनीतिक मंच दिया जा रहा है, देखिए दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड बाय दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको एक राजनीति का विषय बना रही हैं। मगर क्योंकि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा तो मैं यही कहूंगी कि देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है।
एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे वो अक्यूज़्ड हैं, चाहे वो रमेश कुमार जी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर रमेश कुमार जी से गलती हुई है, ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। अगर अक्यूज़्ड ने जो भी किया है, उनको भी अब उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर दोनों पार्टीज़ बैठ के ये डिसाइड करती हैं कि उन्होंने इस मसले को रफ़ा-दफ़ा करना है, दैट इज़ बिटवीन द पार्टीज़ टू डिसाइड। मगर अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में है, इस देश में धर्म को बहुत प्रतिष्ठा से देखा जाता है, मगर उसी के साथ-साथ आपने अ, ऐसी सोसाइटी का सृजन करना है जिसमें हर किसी के मान-सम्मान को जो है तवज्जो दी जाए, हर किसी का मान-सम्मान है। तो कहीं न कहीं जिसे कहते हैं कि काउ विजिलेंटिज़्म के नाम पर आप गुंडागर्दी करेंगे, आप हुलिगनिज़्म करेंगे, तो दैट इज़ नॉट एग्ज़ाम दैट डज़न्ट सेट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट। और मुझे लगता है कि इस इश्यू को इस तरह से प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए इस इश्यू को कठुआ में कि इसके बाद कोई भी काउ विजिलेंटिज़्म के नाम पर हुलिगनिज़्म ना करे। मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था अभिषेक जी कि पाठ्य चर्चा करिए इस पे। आप इसको करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करिए कि किस ढंग से हमने गौ का हमारी गाय माता का जो है संरक्षण करना है। मगर इस तरह से खुलेआम किसी के मानव अधिकारों को एक्सप्लॉइट करना, उनको उनको बर्बाद करना, उनको इस ढंग से मेंटली हैरेस करना, एक वीडियो वायरल हुई हुई है। कितना मेंटल हैरेसमेंट होगा उस आदमी को जो पब्लिकली जिसे कहते हैं इस ढंग से मार खाता है। उसकी फैमिली पे किस तरह का इफ़ेक्ट होगा, दैट इज़ इट। रमेश कुमार जी से हमारी भी बात हुई। वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, वो ऐसा डराते भी हैं उनको कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन वो जिस तरह से वो काफ़ी गरीब परिवार से वो आते हैं, वो अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ें? क्योंकि कुछ लोग उन्हें डरा भी रहे हैं। क्या लगता है कि अब इंसाफ के लिए उन्हें इस तरह से पीछे किया जा रहा है कि डराया जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो आपको जहाँ दूर-दूर हियरिंग जो है वो पड़ेगी। तो आप किस तरह से देखते हैं कि वो अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ें? देखिए, रमेश कुमार जी और रमेश कुमार जी जैसे जो भी लोग मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं और बाकी जो भी कठुआ के निवासी मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट जम्मू प्रोविंस में जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जब कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलिंग है जो 2018 में आई 17 जुलाई को। इस रूलिंग में हमारे माननीय जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो जज थे। उन्हीं के साथ उस वक़्त चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपक मिश्रा और साथ में ए.एम. खनवलकर थे। इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, उसमें बड़े बेहतरीन शब्दों में लिखा है कि काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। और क्योंकि आपने मुझे एक बड़ी अच्छी तरीके से पूछा है कि मैम क्या उनके क्या उनके पॉइंट, क्या उनको कानूनी, क्या उनको सहायता हो सकती है। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की ना आपको 2 पंक्तियाँ रीड करके सुनाऊँगी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपनी जजमेंट में। वो कहते हैं मॉब जस्टिस is opposed to the principles of legal system and civilized society। मॉब जस्टिस होगी कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं एकदम आपको आके लिंच करें, आपका मार-पीट करें। इस तरह की आपने खुद ही कानून अपने हाथ में लिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कमिंग डाउन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि रमेश कुमार जी को डर लगा हुआ है कि वो कैसे जाएँगे। देखिए, रमेश कुमार जी ने जो भी करना है, उनके साथ जो भी होगा, होगा विदिन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। रमेश कुमार जी को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि वो सच बोलें, किसी को झूठा भी ना फँसाएँ कि अगर उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना नहीं हुई है, तो किसी को फँसाने के लिए ना करें। अदरवाइज़ जो सेक्शंस लगे हैं एफआईआर 205/2024 में, वो काफ़ी जिसे कहते हैं दे क्वाइट स्ट्रिंजेंट। चाहे वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है, सेक्शन 115 है, 127 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 है, तो काफ़ी उनमें भी 7 साल की सज़ा है। तो अगर एससी एसटी एक्ट अगर उन्हें लगता है कि अगर ये सच है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई है कास्ट को नाम को लेके, तो वो आगे जाएँ। और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 जो है, इसमें काफ़ी संरक्षण मिलेंगे रमेश कुमार जी को। देखिए, इसका एक सेक्शन है जिसे कहते हैं सेक्शन 15A। इसमें राइट्स ऑफ द विक्टिम्स एंड विटनेसेस डिस्कस हुए हैं। मैं कहूँगी कि आपके कैमरामैन जो हैं, पहले इस एक्ट पे पैन करें और ये सेक्शन 15A है इसका। दिस इज़ द सेक्शन 15A, राइट्स ऑफ द जिसे कहते हैं विक्टिम। अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के तहत एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, रमेश कुमार जी मैं फिर से गुहार लगाऊंगी, सच बोले, झूठ ना बोले, किसी को हमने फंसाना भी नहीं है। और तब उनके राइट्स जो है प्रोटेक्टेड है। उनकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी होगी, उनको पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, उनके ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का देखभाल करा जाएगा। और उसी के साथ रमेश कुमार जी ने जहाँ पे भी जाना है उनके साथ एक लीगल प्रॉपर डिफेंस टीम होगी। तो इस ढंग से बिल्कुल डरने की ज़रूरत है नहीं और साथ ही साथ रमेश जी को कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा और काउंसलिंग भी उनकी की जाएगी। प्रोवाइडेड सेक्शन ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक्ट है, ये इनकॉर्पोरेट के आपकी इसी लड़ाई सेक्शन मैम में कब तक इनकॉर्पोरेट। जारी रहेगी? आप एससी-एसटी के खिलाफ हमेशा से बोलते आए हैं और पहले भी कई ऐसे केस जो है आप लेते आए हैं।
आपकी लड़ाई कब तक इसमें जारी रहेगी? देखिए, थैंक यू सो मच अभिषेक जी ये प्रश्न मुझसे पूछने के लिए। ये पहला मसला नहीं है जो मैंने शेड्यूल कास्ट कहलाया। देखिए अगर मैं चाहती, अगर मैंने इसको इस इश्यू को एग्रीवेट करना होता तो आई कुड हैव रिटन टू द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। बट मुझे कहीं न कहीं प्रशासन पर और पुलिस अथॉरिटीज़ पे पूरा विश्वास है। और क्योंकि एडवाइजरी कमिटी को जो फॉरवर्ड की गई रिप्रेजेंटेशन वो तो बनता था। मैंने कभी भी एनसीएससी के लिए ये एप्लीकेशन पुश नहीं करी। मगर बिकॉज़ आई हैव फेथ इन इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कठुआ। देखिए, ये लड़ाई है गलत के खिलाफ। ये लड़ाई मेरी पर्सनली किसी अक्यूज़ के साथ नहीं है और ना ही पर्सनली किसी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ऑर्गनाइज़ेशन के साथ है या किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है। मगर ये लड़ाई गलत के खिलाफ है। जब तक गलत होता रहेगा एज़ अ लॉयर एज़ समबडी हू बिलीव्स कि मेरा काम है राइट्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो कुछ भी भारत के संविधान में लिखा गया, जो भी भारत की उद्देशिका में लिखा गया है, मुझे उसके दायरे में रह के काम करना है। तो जब-जब गलत होगा, मैं तब तक बात करती मुझे रहूँगी। समय देने के लिए और आगे भी इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट्स होंगे वो भी आपसे लेते रहेंगे। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सलाथिया जी मौजूद थी और काऊ विजिलेंस के जो नाम पर, गोरक्षा के नाम पर जो कठुआ में मारधाड़ हुई है, रमेश कुमार जी अपनी लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो डरे भी हुए थे। अप्पू मैडम का भी उनका ये कहना है कि जो भी उनके साथ हुआ है, वो जो है वो कोर्ट के सामने रखें, पुलिस के सामने रखें लेकिन ऐसा भी ना करें कि किसी एक्यूज़ को फँसाने के चक्कर में जो है, वो किसी पर जो है गलत इल्ज़ामात लगाएँ। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस की या कोर्ट की कार्रवाई किस तरह से रहती है, वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिलहाल कठुआ में जो इसी पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग जो है इस पर राजनीति ना करें। ये इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ के लिए जो है रमेश कुमार को लड़ना होगा। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं इस केस की आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। मैम शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत-बहुत